पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो, बच्चे को लेके भाग गया। अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह ये अपने गांव में शोर कैसा? अरे किसी के घर में चोरी या डकैती हुई है क्या? अरे नहीं भाई, जरा ध्यान से सुनो, लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, शायद कोई जंगली जानवर हो। पंडित ज्ञानचंद उधर से ही आ रहा है, चलो उसी से पूछते हैं। पंडित जी, ये कैसा शोर है? कोई जंगली जानवर गांव में घुस गया है क्या? अरे नहीं भाई, आज गांव से फिर एक बच्चा कोई जानवर पकड़कर जंगल में ले गया। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे हमारे अपने गांव में भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। सुन रही हो भाग्यवान, बंकू से कहना कि घर में ही रहे, इधर उधर खेलने ना जाए। पता नहीं जानवरों का ये आतंक गांव से कब खत्म होगा। सरताजपुर गांव में लगभग 6 महीने से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ था। इस कारण शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। कोई भी नहीं जानता था कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है। कोई भालू का आतंक बताता तो कोई सियार का, कोई जंगल के राजा शेर को इसका जिम्मेदार ठहराता। इसी कारण सरपंच हुकुमचंद ने चौपाल पर एक सभा बुलाई थी। मेरे प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से रोज कोई जानवर हमारे बच्चों को जंगल में ले जाकर मारकर खा जाता है। हम उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। सरपंच जी, आए दिन हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारे गांव से सारे बच्चे गायब हो जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है, ताकि हम लोग उस जानवर से छुटकारा पा सके। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि जंगल में तो सैकड़ों जानवर हैं। हम किस किस को अपना निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन इसका पता लगाएगा कौन कि ये करतूत किस जानवर की है? सरपंच जी, इसके लिए एक दल बनाना होगा, ताकि वो नजर रख सके कि कौन जानवर गांव के भीतर आ रहा है और कौन जानवर गांव से बाहर जा रहा है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं और कल्लू बाबा मिलकर दोनों रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन जानवर हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तुम दोनों पता कर बता देते हो कि कौन जानवर हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है, तो तुम्हें गांव की तरफ से 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। ठीक है? मरेगा, एक दिन सब मरेगा। ए पगले, चल भाग यहाँ से। जब से हमारे शमशान में रहने आया है, तब से ही हमारा गांव समस्याओं से घिरा है। भूगा एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था, जो पिछले 6 महीने से शमशान में आकर रहने लगा था। कई बार शमशान के कुत्तों को मार कर खाते हुए देखा गया था। कुछ लोग इसे ओघर बताते थे। कल्लू बाबा और जग्गी रात में गांव के बाहर पेड़ के मचान पर चढ़कर पहरा दे रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे जंगल की ओर से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई आती है। कल्लू बाबा, झाड़ियों के झरमुट से कुछ आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से देखता रहूँगा, ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पे हमला ना कर सके। अरे कल्लू बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत पिशाच को तो तुम अपने झोले में रखते हो। तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। ठीक है, लेकिन तुम मजबूती से डंडा पकड़े रहना। जैसे ही कोई आठ हो, एकदम सतर्क हो जाना। चलो आओ मेरे पीछे। कितना डरते हो यार तुम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी जग्गी के पैरों में कुछ लताएं उलझ जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए जग्गी कल्लू बाबा के कंधे पर हाथ रखकर रोकता है। कल्लू बाबा को लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है। वो चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भूत भूत, बचाओ बचाओ। जग्गी तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहता है
और उधर कल्लू बाबा बचाओ बचाओ करते हुए पीछे से जग्गी की पीठ पर चढ़ जाता है। जग्गी को लगता है कि शायद सचमुच का भूत उसकी पीठ पर चढ़ गया है। वह बचाओ बचाओ करता हुआ दौड़ पड़ता है। बचाओ, कल्लू बाबा बचाओ, मेरी पीठ पे भूत चढ़ गया, कल्लू बाबा बचाओ। अरे फूट गया माथा। और लताओं से उलझकर कल्लू बाबा के साथ ही गिर पड़ता है। अरे मर गया रे, अरे मेरे बाल बच्चों क्या होगा। अब चुप, पहले तो पीछे से हाथ रखकर मुझे खुद डरा दिया और अब चिल्ला चिल्ला कर और डरा रहा है। हैं बड़े बाबा बने फिरते हो, भूत पिशाच प्रेत सभी को अपनी चोटी में बांध कर रखते हो और कंधे पे हाथ रखते ही डर गए, ढोंगी बाबा कहीं के। रुको रुको, जरा गौर से इस आवाज को सुनो। लगता है सच में कोई खूंखार जानवर हमारी ही तरफ आ रहा है। दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भागते हैं। बचाओ बचाओ, भागो भागो, पीछे भूत आ रहा है। सुबह होने ही वाली थी। कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। उन्होंने दोनों की आवाजें सुनी तो उनकी ओर लाठी डंडे लेकर दौड़े। अरे कौन सा भूत, अरे कैसा भूत भैया, तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। अरे है, अरे सुनो सुनो, आवाज सुनो, वो इधर ही आ रहा है, अरे भागो। आवाजें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सभी डर के मारे अपने अपने घरों में बंद होकर सहमे हुए खिड़की से देखने लगते हैं। तभी बंकू अपने घर से एक डंडा लेकर बाहर आता है। बेटा घर के अंदर आ जा, देखो ना जी अपना बंकू घर के बाहर चला गया। अरे बेटा बंकू अंदर आ जा, देख बेटा सभी लोग अपने अपने घर के अंदर हैं। नहीं पिताजी, हमारे कई दोस्त गायब हो चुके हैं। आज हम भी देखेंगे कि कौन हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। मरेगा, सब मरेगा। तभी उधर से जुगनू की आवाज आती है। बंकू, अरे भाई सिया का रस्सी पकड़। पता है तुझे, पिछले आधे घंटे से इसने मुझे पूरा गांव दौड़ा दिया और इसके साथ साथ पूरा गांव भी मेरे पीछे पड़ गया। बंकू भैंस की रस्सी पकड़ लेता है। भैंस के पैर के पीछे एक बाल्टी फंसी हुई थी जिसकी ईंट पत्थर से टकराने से आवाज निकल रही थी। भैंस तो मैं घेर में बांध कर आया था, फिर ये खुली कैसे? वो माँ ने कहा कि भैंस को बाहर ठंड लग रही होगी, उसे गौशाला में बांध दो। भैंस बिदक कर भागने लगी और भागते हुए उसके पैर में बाल्टी फंस गई। जग्गी और कल्लू बाबा, हैं? तुम लोगों के डरपोक होने के कारण आज पूरा गांव भयभीत हो गया भाई। वो तो बंकू ने बहादुरी दिखाई, वरना ये प्रोग्राम पता नहीं कब तक चलता रहता। लेकिन बात तो यही है कि आखिर बच्चों का शिकार कौन कर रहा है। तभी सेठ मंगत लाल रोते रोते आता है। सरपंच जी, मेरा बेटा सुधीर घर पर नहीं है। नौकरों ने बताया कि सुधीर को सेठ दबोच कर ले गया है जंगल की ओर। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा एक लौता बेटा। धैर्य रखो भाई मंगत, धैर्य रखो। हम सभी उसी का उपाय ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुधीर मेरा भी दोस्त है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। बंकू घर में बिना बताए जंगल की ओर चल देता है। एक नदी किनारे रुककर बंकू पानी पीने लगता है। तभी एक काला नाग उसे डस लेता है। उसी समय तपस्वी देवराज वहां से गुजरते समय बंकू को तड़पता देख उसके पास आ जाते हैं। सांप को पानी में जाता देख तपस्वी देवराज तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है। वह अपने हाथों से डसे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। बंकू तुरंत उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो बालक? इस घने जंगल में कैसे आ गए? प्रणाम महाराज, मैं बंकू हूँ। मेरे गांव से प्रतिदिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर लाकर मारकर खा जाता है। मैं उसे ही खोजने आया हूँ। तुम्हारे इस नेक काम से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता और जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। बंकू वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने उसके गांव के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर, बाहर निकल।
अबे पिद्दी बालक, भाग जा यहाँ से। शायद तुम मुझे नहीं जानता, मैं कायर नहीं, जंगल का राजा शेर हूँ। एक पंजा मार दिया ना, 21 पुश्तों के गात में दर्द होगा। जा, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ करता हूँ। जा अपने गांव लौट जा। अच्छा, तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। क्या राजा का यही काम है कि छोटे बच्चों को चुपके से उठा के ले आए और उन्हें खा जाए? एक बार कह दिया ना कि मैं ऐसे कायरों वाले काम नहीं करता। शायद तुझे यहाँ तेरी मौत खींच कर लाई है। क्यों? एक बालक के सामने अपने कुकर्मों को बताने में शर्म आती है? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर छलांग मारकर बंकू को दबोच लेता है। दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में बाजी पलट जाती है। तपस्वी देवराज के दिए हुए वरदान की वजह से बंकू शेर से जीत जाता है। कौन हो तुम बहादुर बालक, और मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं सरताजपुर में रहता हूँ, जहाँ से तुम कल मेरे दोस्त सुधीर को दबोच कर ले आए हो, जिसका प्रमाण तुम्हारी गुफा के सामने पड़े कपड़े हैं। हाँ, इसको तो मैंने भी देखा है, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गुप्तचर सियार, पता करो कि कौन मेरी गुफा के आगे ऐसी घटिया हरकत करके कपड़े फेंक जाता है। महाराज, ये काम किसी आदमी का है। देखिए, कोई भी कपड़ा फटा हुआ नहीं है, सभी कपड़े सही सलामत खोले गए हैं। जबकि अगर जानवर करता तो कपड़ों के चीथड़े होते। देख लिया, कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं समझ गया महाराज, ये घटिया काम आपने नहीं किया है, मुझे माफ़ कीजिएगा। आज मैं पूरी रात सामने वाले पेड़ पर चढ़कर आपकी गुफा पर नज़र रखूँगा। देखता हूँ आखिर ये घटिया हरकत कर कौन रहा है। रात भर बंकू मचान पर जगा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। करीब 4 बजे उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। तभी एक चिड़िया की आवाज़ सुनकर बंकू जग जाता है। वो देखता है कि कंबल ओढ़े हुए एक आदमी सुधीर के कपड़ों को शेर की गुफा के आगे फेंक रहा है। बंकू मचान से उतरकर उस आदमी को पकड़ लेता है। भागता कहाँ है? जरा अपना चेहरा तो दिखा। भोगा, तुम तो गांव के सारे बच्चे तुम ही गायब कर रहे हो। मरेगा, सब मरेगा। अब कोई नहीं मरेगा, अब बस तू मरेगा। इतना कहकर बंकू जोर से भूगा के पेट में मुक्का मारता है, लेकिन भूगा को कुछ नहीं होता और उल्टा भूगा के मुक्के से वो बेहोश हो जाता है। समय पर शेर के आ जाने से भूगा वहां से भाग जाता है। बंकू तपस्वी देवराज की कुटिया पर जाकर, प्रणाम महाराज। उस आदमखोर शेर को क्या तुमने मार दिया? नहीं बाबा, आदमखोर शेर नहीं, आदमखोर शमशान में रहने वाला भोगा है। लेकिन आपके वरदान ने उस पर कोई असर क्यों नहीं किया? मैंने वरदान दिया था कि जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। ये आदमी पर लागू नहीं होता। बाबा, उस भोगा में तो बहुत शक्ति है, उसे परास्त करना बहुत मुश्किल है। भोगा ने एक ऋषि को खाने में मांस दे दिया था, तब ऋषि ने उसे शमशान का मांस खाने का श्राप दे दिया था। उसको मारने का क्या उपाय है महाराज? वो सिर्फ बेल के पेड़ की लकड़ी से बने औजार से ही मर सकता है, लेकिन उसे मारने के बाद 200 गज उसकी परिधि से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा। बंकू बेल के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और चीते पर बैठ शमशान पहुंच जाता है। आ गए, आज तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। अभी तुम्हारे दोस्त सुधीर को ही खाने जा रहा था, लेकिन अब पहले तुझे खाऊंगा। चीते, भाग जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। पहले तू बच के दिखा। बंकू भाले से कई बार वार करता है, लेकिन भूगा को कुछ नहीं होता। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। बालक,
हो गई हसरत पूरी। अब तू मेरा शिकार बनेगा। तभी अचानक तपस्वी देवराज वहां प्रकट होते हैं। बंकू, भाले को उसकी नाभि में मारो। ये ले। जैसे ही भूगा की नाभि में भाला मारता है, एक विस्फोट होता है। बंकू तुरंत चीते पर बैठकर 200 गज दूर हट जाता है। भूगा का शरीर वहीं भस्म हो जाता है। बंकू को सुधीर के साथ आते हुए देखकर गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। सेठ मंगतलाल और सरपंच हुकुम सिंह बंकू को इस कार्य के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं।